नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशीष शिवहरे। आज हम पहुंचे हैं जालौन के उरई शहर में। उरई शहर का सियासी गणित जानने के लिए हम पहुंचे हैं उरई के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर जानेंगे जालौन की जनता की राय और करेंगे चुनावी चकल्लस। इससे पहले कि मैं जालौन के लोगों से बात करूं, पहले आपको बताना चाहूँगा कि जालौन एक ऐसा शहर है जिसे बुंदेलखंड का दिल माना जाता है। यहाँ की सियासी चुनाव सत्ता को चुनती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जालौन में 3 विधानसभाएं हैं, जिसमें से ये उरई विधानसभा है। अभी तक के इतिहास में उरई विधानसभा ने हर बार अपना नया प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में पहुंचाया है। 3 विधानसभा की अगर बात करें, 2012 के चुनाव में यहाँ से सपा के दयाशंकर वर्मा, माधवगढ़ में 2012 में संतराम बीएसपी से, इसके अलावा कालपी से 2012 में कांग्रेस के विधायक थे। इसके अलावा 2017 में मोदी लहर में 2017 के तीनों विधायक, तीनों सीटें बीजेपी ने जीती। क्या मुद्दे रहे, कितना विकास हुआ और आगे आने वाले चुनाव में जनता किसको वोट देगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उरई के रेलवे स्टेशन पर। आप देखना चाहेंगे यहाँ एक जनता है, काफ़ी आम जनता खड़े हैं, कुछ इसमें पार्टी के लोग भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो अगली बार अपना विधायक चुनेगी और विधानसभा में पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको जालौन में बताना चाहूँगा कि विकास के नाम पर इन 5 सालों में जो हुआ, क्या वो सफिशिएंट था? मेडिकल सुविधा मिली, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पर जनता क्या सोचती है? आइए हम शुरू करते हैं हमारे जवान। पहले हम शुरू करेंगे अपने यहाँ से, सबसे पहले बीजेपी से ले लेते हैं। इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या चुना, क्या विकास किया, पहले बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है आकाश गवई जी। आकाश जी बताइए, 2005 साल आपकी सरकार रही, क्या विकास किया आपने? विकास के मामले में अगर आपने देखा होगा तो जनपद की जो सड़कों की स्थितियां थीं, इससे पहले भी कई सरकारें आईं, बसपा की आई, सपा की आई, मगर आपने देखा होगा कुइया से खरका के बीच में जो अभी 28 करोड़ की लागत से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और विधायक जी के प्रयास से एक सड़क पास हुई है। चाहे आप गोढ़ा सिमरिया को लीजिए, ऐसी कई सड़कें हैं जनपद में जो 20-20, 25-25 करोड़ की लागत से थीं और इससे पहले भी कई सरकारें आई, मगर उन पर कोई ना ध्यान दिया है, ना कोई उस तरफ उन्होंने किया। ये सिर्फ हमारी सरकार ने काम किया है। आपका कहना है कि हमारी सरकार ने काम किया है। अब हम पूछते हैं विपक्ष और आम जनता से, क्या विकास हुआ, कितना विकास हुआ? पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से, आम जनता से। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सीलू परिहार। शिलू जी, 2022 का चुनाव है। चुनावी इस सियासी माहौल में किसको चुनेंगे, किसको भेजेंगे? हम तो भाजपा को चुनेंगे, पहले भी चुना। भाजपा की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं वो सही से योजनाएं वो नहीं कर पा रहा है। क्या कारण रहे, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगी? सड़क, रोड, पानी, जो भी हैं सारी सुविधाएं जो पहले नहीं थी अब हैं। और हम ट्रांसपोर्टर हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचारी के चक्कर में जो प्रशासनिक अमला है बहुत भ्रष्ट हो गया है। सरकार ने इस पर लगाम ना कसी तो 2022 में इसको वो करना पड़ा, प्रशासनिक अमला को वो करना पड़ेगा। अच्छा, और हम बात करेंगे और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद रिछारिया, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण अच्छा, महासभा। प्रमोद जी, आपने सरकारें देखी, आपने सपा सरकार भी देखी, आपने बीजेपी गवर्नमेंट भी देखी, सुरक्षित कहाँ महसूस किया? सुरक्षित तो शुरुआत हुई, सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो है बीएसपी से, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के उरई में ऐसी कोई आज तक आपराधिक घटना नहीं हुई है, तो हमें नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था को अपने तरीके से हैंडल करती है, और जिस तरीके से ये एक वो माहौल बनाया जाता है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। बहुत ही शांतिप्रिय। अच्छा, किसको चुनेंगे आगामी सरकार में? कौन सी सरकार पसंद करेंगे? ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि किसको चुनूंगी, लेकिन ये निश्चित है कि आज़ादी के बाद यूपी का इतिहास रहा है कि बुंदेलखंड से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव की दिशा निर्धारित होती रही है और होगी, और निश्चित ही परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन जनता चाहती है। और जिस तरीके जब कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे, और समाजवादी पार्टी ने जो बुंदेलखंड के सबसे ज़मीनी और कद्दावर नेता विनोद चतुर्वेदी जैसे नेताओं को जो शामिल किया है, उससे ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु
बैकवर्ड, SC, अल्पसंख्यक, जो भी परेशान है, मजदूर, छोटा व्यापारी, जो सब लोग एक तरीके से लामबंद होकर के सब लामबंद हो गए। सपा की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? महेश द्विवेदी। अच्छा महेश जी, आप जालौन निवासी हैं। आपने सारी सरकारें देखी, 2022 का चुनाव है, किसको चुनेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित तौर पर उसमें किसानों की समस्या हुई है, नौजवानों की समस्या हुई है, बेरोजगारों की समस्या है। हर चीज़ से किसान परेशान है। आप देख रहे हैं कितने किसान हमारे शहीद हो चुके हैं चुरखी गाजीपुर बॉर्डर पर। इस सरकार ने लास्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्षमा मांगते हुए MSP में जो कानून आया उसको वापस लेने का काम किया। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो टेट की परीक्षा थी, हर परीक्षा तो इस सरकार में लीक हो रही है। क्या नहीं हो रहा? अब चुनावी वादे आ रहे हैं तो सब जुल्मेबाजी के ये काम कर रहे हैं। चाहे सड़क हो, आप देख रहे हैं जेलोड की सड़क थी, अभी चुनाव के पहले बनाई गई। आज आप देख रहे हैं 2-3 साल से लोग कितने परेशान थे। ऐसी शिक्षा की मात्रा में आप TET के लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, 69,000 की भर्ती एक नहीं भर पा रहे। भाई कारण क्या है आखिर में? अच्छा 2012 में भी तो अखिलेश की सरकार थी। अगर बात करें 2011 के विज्ञापन पे, आपने 2011 का विज्ञापन की बात कही, जो दोबारा विज्ञापन निकाला था अखिलेश सरकार ने निकाला था, वो पूरा क्यों नहीं किया? नहीं, कारण उसका है, उसकी तो जांच चली हुई है ना। जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश भी किया था, तो उस पर रोक लगा दी। और 1,70,000 हमारे शिक्षा मित्रों को आपने नौकरी दी, आप निकाल कैसे सकते हैं भाई? वर्तमान की सरकार ने उनको नौकरी करने का मौका दिया। तो 2022 के चुनाव में किसे चुनेंगे? समाजवादी पार्टी को। अच्छा हम बीजेपी से पूछ लेते हैं। बीजेपी से हम बात करेंगे, बीजेपी से पूछेंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय आदरणीय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी। किसान बिल में हमने कोई क्षमा नहीं मांगी। किसानों की जो बिल है वो आज भी हम लोगों की हिसाब से किसानों के लिए सुविधापूर्वक है, लाभदायक था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि जनता परेशान हो रही है, किसानों को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने उसको भी कुछ दिन के लिए उसको सस्पेंड कर लिया है, अपने पास वापस ले लिया है। ये नहीं है कि हमने क्षमा मांग ली। दूसरी बात ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी काशी जाते हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ की कॉरिडोर की उद्घाटन करते हैं, लेकिन विपक्षी के हमारे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मौत की कामना करते हैं। ये एक राजनीति की ऊंची मानसिकता है। और बड़ी विकास की बात, अब विकास के मुद्दे में आए तो विकास में आज समाजवादी पार्टी में कितने घंटे लाइट आया करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? आज की तारीख में 20 घंटे 22 घंटे लाइट मिलती है, पानी मिलता है, सारी सुविधाएं हैं, सड़क अच्छी हैं, गुंडागर्दी नहीं है। महिला आज बच्चे आज महिलाओं के सशक्तिकरण पे जाएं। आज हमारी महिला स्कूटी से और सब कुछ, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, सारी सुविधाएं हैं, वो सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? अच्छा 2022 का चुनाव है, 2022 का चुनाव है, ऐसे में आप किसको प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारा कमल का फूल, जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी हम लोग उसका साथ देंगे, उसको जिताएंगे। प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देखते हैं? सपा, बसपा या कांग्रेस? प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं हमारा, हम देखेंगे क्या कहेंगे आप लोग? इनका कहना है प्रतिद्वंदी है ही नहीं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष है हमारे साथ, बताइए। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जैसे अभी चर्चा चल रही थी किसान बिल की, तो किसान बिल में आप लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किस तरीके से बर्बरतापूर्वक रोड पर किसानों को कुचला, और वो आज तक उस पद पर आसीन है। आज भी उनका बेटा अपनी जगह पर स्थापित है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विकास यहाँ होगा, मंत्रियों का होगा, विधायकों का होगा, जनता का यहाँ कोई विकास नहीं होगा। चलिए हम जनता से पूछ लेते हैं। जनता हमारे साथ मौजूद है, यहाँ जनता के कुछ लोग पहुँचे हैं। भैया क्या नाम है आपका? चेतन दास। आपने सभी को सुना, सपा को सुना, बसपा को सुना, भाजपा को सुना, किसको चुनेंगे आप? जी अब चुनना क्या है, हमारे अकेले वोट से क्या होगा? वैसे तो जो है व्यापारी के लिए तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उन्हें तो व्यापार करना ही है, और व्यापारी तो पिसता पहले भी है, आज भी पिसेगा। अच्छा नीति किसकी अच्छी रही, किसको चुन के भेजेंगे आप लखनऊ? किसको चुनेंगे, कौन सी सरकार पसंद करेंगे आप? सरकार तो देखो इसमें गुंडागर्दी तो बीजेपी में है ही नहीं, और व्यापारी चाहता है भले हम परेशान भले ही हुए, लेकिन आज भी हर इंसान से कानपुर में भी मैंने संपर्क किया, आज वो यही कहता है चाहे हम कितने भी परेशान होंगे वोट आखिरी में कमल को ही जाएगा। चलिए हम और लोगों से बात कर रहे हैं, इनका कहना है वोट कमल को जाएगा। हमारे साथ और भी मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? कामरेड राम सिंह चौधरी। अच्छा राम सिंह जी, 2022 का चुनाव है, सपा की बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। हर आदमी सत्ता को काबिज होना चाहता है, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव तो ये जनता
और दमन का है। जो आज दमन की सरकार है, जिसने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज अडानी और अंबानी के अच्छे दिन हैं इस देश में। रेल, बैंक, बीमा और सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर थे उनको नीलाम करने का काम किया गया है। और कोरोना में आपने देखा कि हजारों हजार लाशें इस हिंदुस्तान की गंगा और जमुना में बहती रहीं और लोग कहते रहे अच्छे दिन। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में सबसे पहले शराब के ठेके खोले जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि कैसे अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन तो अदानी और अंबानी के आए हैं, जिनको सारा का सारा आज जो पब्लिक सेक्टर थे सब कुछ बेच दिया इस देश में। बचा क्या है? अब हम लोगों ने तो कहा है इस देश में कि इस देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और फांसीवाद और भाजपा को हटाना है। इस देश में लोकतंत्र और संसद और संसदीय और तमाम इस देश की परंपराओं, इतिहास को बचाने के लिए हम लोगों को यूपी बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, और देश बचाना है तो भाजपा को देश से हटाना है। हम लोग इस पर तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं, कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ, हम लोग खड़े हैं यहाँ, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कपिल तोमर है, मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा कपिल जी, 2022 का चुनाव है, आप बीजेपी से निश्चित बीजेपी चुनेंगे? हाँ बिल्कुल निश्चित बीजेपी से तो, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया। 2 शब्दों में अपनी बात कहेंगे, मेरा कमल अनोखा है, बाकी सब में धोखा है, जुड़ रही है अपराधियों की फौज, आओ चलें अखिलेश की ओर। ये अखिलेश का नारा है। आपने कहा, अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में जालौन में कितना विकास हुआ बताएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में 90% विकास हो चुका है। आप जहाँ देखते थे शिक्षा माफिया जो होते थे, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोल लिए उनने, नकल से बच्चों को पास करा रहे थे, आज वो ख़त्म हो गया है। जो ईमानदार बच्चे पढ़ेंगे वो अपना एजुकेशन वो पेपर देंगे। कितने सरकारी कॉलेज हैं यहाँ? यहाँ पे सरकारी कॉलेज 25 के लगभग है सरकारी कॉलेज। आप शायद आपको पता नहीं, 3 या 4 डिग्री कॉलेज होंगे यहाँ पे सरकारी पूरे हैं। इंटर कॉलेज से जो बता रहे सरकारी बता रहे लगभग उनके 25। क्या एक आम आदमी, आम नागरिक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए कैपेबल है? बिल्कुल है, शुरुआत है। सरकारी में भी एडमिशन ले सकते हैं, सरकार में जब सीटें फुल हो जाती हैं तो प्राइवेट में आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है हम आपसे बात करते हैं, अगर रामपुरा की हम बात करें तो रामपुरा एक यहाँ का सुदूर क्षेत्र है जो लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आने वाला बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहे तो उसको उरई शिक्षा के लिए आना पड़ता है, या इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए जहाँ से कानपुर या लखनऊ जाना पड़ता है। हम विकास की बात पूछ लेते हैं बीजेपी वालों से कि क्या विकास किया, कहाँ है शिक्षा व्यवस्था, बताइए। देखिए, राष्ट्रव्यापी चीज़ों पर अगर हम लोग फोकस करें तो आप देखिए कि कोरोना जैसी महामारी के समय देश की लगभग 125 करोड़ जनसंख्या को सुरक्षित रखते हुए 72 करोड़ लोगों को 70 दिन तक खाना खिलाना बैठाल के, ये राष्ट्रव्यापी स्थितियां हैं। 70 साल बनाम 7 साल, आप देख के चलिए 70 साल में जो नहीं हुआ वो 7 साल में करके दिखाया है। अपने ज़िले की अगर मूलभूत चीज़ों पर हम लोग आते हैं तो जिन गाँव में आज पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं हुआ करता था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आप देखिए गांव-गांव, ये सबके सामने अभी बिखरा पड़ा है ये मामला कि गांव-गांव में एक एक घर के लिए नल की व्यवस्था की जा रही है, वो भी मिनरल वाटर। भारतीय जनता पार्टी की सोच को कोसों दूर तक कोई पाने वाला नहीं है। हमसे आप एक एक मुद्दे पर आप डिबेट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। रोजगार की क्या बात है, रोजगार कहाँ है? देखिए, आपको एक बात बताएं, रोजगार कहीं कोई पेड़ नहीं है कि एकदम से तोड़ के दे दिया जाए, लेकिन आप देखिए विधिवत तरीके से अगर जो स्थितियां चल रही हैं, 16 लाख नौकरियों के लिए बात की गई थी, जिनमें से कुछ हद तक पूरा हो चुका है, शेष होने को बाकी है। नौकरी की बात आई है, यहाँ कुछ बीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो यहाँ खड़े हैं, आप तस्वीरों देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड संघर्ष मोर्चा टेट मोर्चा 2012-11। इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, कैसे देखते हैं सरकार को और किसको चुनेंगे आगे? बीजेपी वाले जो कहते हैं एजुकेशन बहुत अच्छा काम किया गया। बेसिक में 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों से पद खाली हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 2 कैटेगरी में भरने थे, जिसमें से 68,500 और 69,000 वैकेंसी दी गई थी, जो आज दिन तक पूरी नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो हमारी टोपी लगी हुई है, ये टोपी कोई साधारण टोपी नहीं है। इस पर महेंद्र नाथ पांडे, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों लोगों ने लोकसभा में इसके बारे में बोला था कि नहीं, ये समस्या हमारी समस्या है, सरकार बनते ही इस समस्या को हम हल कर देंगे। आज दिन तक इस पर आवाज़ नहीं उठाई गई है। ये है इनका बेसिक का और एजुकेशन का सिस्टम। क्या चाहते हैं? 2022 का चुनाव है, किसको चुनेंगे? हम तो ये चाहते हैं अभी भी समय है, सरकार हमारे वादों को जो वादा किया था वो पूरा करे। अगर नहीं करती है तो परिणाम हमने उस समय जिताने का किया था, बढ़ाने का भी करेंगे। 2011 की बात आई तो 2011 की बात करें तो समय उत्तर प्रदेश सरकार में बीएसपी की गवर्नमेंट थी। बीएसपी ने कितना कार्य किया, इन्होंने इनको नहीं चुना, इनको भर्ती क्यों नहीं किया, बीएसपी से जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जावेद अख्तर,
जिला कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जालौन। अच्छा बताइए, 2011 के चुनाव थे, आपने 2011 में भर्ती निकाली, क्यों नहीं हुई? 2011 में टेट हुआ है और उस समय भर्ती भी हुई है 2011 के बाद। और अरे 12 में हमारी सरकार अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। टेट जो हुआ 2011 में हुआ, इसके बाद बीएड वालों को सम्मिलित ही नहीं किया गया, 2019 में सम्मिलित किया गया। क्या कहेंगे? 2012 में ये हुआ है। इसके जब हमारी सरकार थी उस समय टेट की परीक्षा हुई है 2011 में। उसके बाद आचार संहिता लग गई और चुनाव हो गए 12 में। 2022 का चुनाव है, कौन सी नीति लेके आएंगे? यहाँ मुद्दा है, मुख्य मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। युवा यहाँ वहाँ पलायन कर रहे हैं, रोजगार यहाँ है नहीं है। हमारे यहाँ उरई शहर में खुद जो फैक्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं बंद, उन्हें आज तक किसी ने चालू कराने का काम नहीं किया, जिससे युवाओं को कुछ हद तक तो रोजगार मिल ही सकता था। और जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर हम कहें तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल इन लोगों ने बिल्कुल नहीं कर पाया। अपराधी खुले घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। लॉ एंड ऑर्डर को यदि कोई सरकार किसी ने चलाई है, कानून का राज चला है, तो वो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? राजन यादव, उत्तर प्रदेश। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो? गोरखपुर। गोरखपुर के। हाँ, कौन सी सरकार चुनना पसंद करेंगे? हम अखिलेश यादव पसंद करेंगे। सबको शिक्षा मतर का 36,000 सैलरी था, इस टाइम कम हो गया है। अखिलेश यादव को जिताइए, सैलरी पूरा भरपूर मिलेगा। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? लालू शेख मेरा नाम है। अच्छा लालू जी, 2022 के चुनाव हैं, विधानसभा, उरई विधानसभा हमेशा सियासी समीकरण पेश करती है और हर बार नया जनप्रतिनिधि चुनती है। इस बार किसको चुनेंगे? देखो, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन की ओर है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे देश के हालात, और ख़ास तौर से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूं इस आपके माध्यम से कि जो विकास 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 की आप बात को कह रहे हैं, मैंने बराबर हमेशा हर डिबेट में ख़ास तौर से अपने जनपद के लिए एक मांग की है। मांग मेरी ये है कि जनपद के अंदर, ये उरई शहर के अंदर जिला अस्पताल के अंदर आप चले जाइए। जिला अस्पताल में आज इतनी व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई ना सर्जन है, ना यहाँ कोई फिजिशियन है। और यहाँ का जो 5 मिनट पहले आप इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाएं, 15 मिनट के अंदर उसको रेफर करके झांसी भेज दिया जाता है। मैं इनसे मांगना चाहता हूँ। अच्छा 2022 का चुनाव है, किसको चुनेंगे आप? 2000 का जब नहीं, ये सच है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। भीड़ जरूर जमा कर सकते हो, लेकिन सच बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मुझे ये विश्वास है कि आप नहीं कर किसको चुनेंगे 2022 में? सरकार आने वाले जो उत्तर प्रदेश में सरकार प्रियंका गांधी की बनने जा रही है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से काम कर रही हैं। चलिए हम और लोगों से बात कर लेंगे, हमारे पास समय कम है। कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है ये आपका? कहाँ के रहने वाले हो बताओ? गोरखपुर जिला का। गोरखपुर जिला से। किसको चुनेंगे आपकी बार? किसको चुनेंगे आपकी अगली बार? अखिलेश सिंह के। अखिलेश को। योगी सरकार को क्यों नहीं? क्या कमियां रही? कौन काम हमने पहले बना? अच्छा, आपके लिए कोई काम नहीं किया। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। अभी और भी मौजूद हैं कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जयशंकर द्विवेदी। 2022 का चुनाव है, किसको चुनेंगे आप? अखिलेश यादव। क्यों, क्या कारण रहा? रोजगार के लिए, किसान के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए। अगर किसी ने सरकार चलाई है तो अखिलेश जी ने 2012 में जब बने तो उन्होंने सबसे पहले पेंशन देने का काम किया, पुलों का काम किया। जोलूपुर से लेकर हमीरपुर तक ऐतिहासिक सड़क थी जिसपे 4-4 फुट गहरे गड्ढे थे, वो बनवाने। किसको चुनेंगे 2022 में? अखिलेश जी को। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ लोग और यहाँ मौजूद हैं, यहाँ एक लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शांत तिवारी। अच्छा 2022 का चुनाव है और किसको चुनेंगे इस बार? भाजपा। भाजपा। क्यों, क्या? विकास, सुरक्षा। तो आपने देखा, ये हमारे साथ जालौन की जनता मौजूद थी जिन्होंने बताया चुनावी चक्करलस के दौरान कि ये उत्तर प्रदेश में दोबारा अपने अपने तरीके से सरकार चुने। कोई अखिलेश जी को कह रहा है, कोई योगी जी। हालांकि यहाँ पर योगी के समर्थक ज़्यादा दिखाई दिए हैं। अब देखना होगा 2022 के चुनाव में जनता किसको चुनती है और लखनऊ पहुँचाती है। जालौन से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशीष शिवहरे।